जुलाई है 11, लेक्चर नंबर 20 है। बेसिकली लेक्चर नंबर 19 जो था वो हमारा ऑनलाइन टेस्ट था जो हमने लास्ट टाइम कंडक्ट किया था। सो एक कम्प्लीटली न्यू टॉपिक है हमारे पास, मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। सो अब हम बात करेंगे मोमेंटम किसी भी पार्टिकल की। सो मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मैस m मूविंग विथ वेलोसिटी v। हमारे पास अगर कोई पार्टिकल m है जिसका मैस m है, जिसकी वेलोसिटी v है, उसका मोमेंटम कैसे डिफ़ाइन होता है? उसका मोमेंटम डिफ़ाइन होता है m टाइम्स v, मैस टाइम्स वेलोसिटी। मोमेंटम की एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली वही होती है जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। जैसे मेरे पास कोई मैस m है जो कि वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम लिखा जाएगा p। सिमिलरली हमारे पास जो न्यूटन्स लॉ हैं वो सारे के सारे हम प्रिसाइजली लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। हम मोमेंटम की टर्म्स में सारे के सारे न्यूटन्स लॉ लिख सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा लॉ है वो क्या है? वो बेसिकली था लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में रहेगा, चाहे रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में, जब तक एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती। सो इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम हम सेम लॉ को कैसे लिखेंगे? से व्हेन नो फोर्स एक्टिंग द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज़ कांस्टेंट। जब कोई भी फोर्स, एक या एक से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही पार्टिकल पर, तो उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। एफ जब एक्ट नहीं हो रहा, डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ज़ीरो भी एक कांस्टेंट होता है, चाहे ज़ीरो हो चाहे कोई भी वैल्यू कांस्टेंट हो। सिमिलरली अगर v कांस्टेंट है, मुझे पता है कि मोमेंटम बराबर है मैस टाइम्स वेलोसिटी के, p बराबर होता है m टाइम्स v के, ये तो कांस्टेंट ही होता है। अगर मेरे पास ये कांस्टेंट हो तो डेफिनेटली ये भी कांस्टेंट ही रहेगा। सो मोमेंटम कांस्टेंट आएगा। सो पहला लॉ मुझे क्या कहता है? जब ऑब्जेक्ट पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। p इज इक्वल टू कांस्टेंट मीन्स नो एक्सटर्नल फोर्सेज। ये एक कंजर्व क्वांटिटी है। कंजर्व क्वांटिटी का मतलब ये कि कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। कुछ क्वांटिटीज़ हैं फ़िज़िक्स में जो कि कंजर्व रहती हैं, आगे जाके हम देखेंगे। फ़िलहाल मैं उनके बारे में बता देता हूँ। कंजर्व क्वांटिटी फ़िज़िक्स में हमारे पास कौन कौन सी कंजर्व क्वांटिटी है? मोमेंटम हमेशा कंजर्व करता है, एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व करता है, चार्ज हमेशा कंजर्व करता है, टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व करती है। रिमेंबर यहाँ हम बात कर रहे हैं टोटल एनर्जी की, सिंपली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मोडायनामिक एनर्जी। इंडिविजुअल किसी भी एनर्जी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। सिमिलरली मोमेंटम भी हमेशा कंजर्व रहेगा। से अगर मेरे पास फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, मेरे पास एक पार्टिकल्स का सिस्टम है, इफ़ नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, अगर एक या एक से ज़्यादा फोर्सेस कोई भी पार्टिकल पे एक्ट नहीं कर रहे हैं, ये बेसिकली हम बात करें एक्सटर्नल फोर्सेस की। सो द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज़ कंजर्व्ड। लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इंटरनली हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कोलिजन्स भी हो रहे होते हैं, डिफरेंट इंटरेक्शंस भी हो रहे होते हैं। इंटरनल फोर्सेस की बात नहीं हो रही। मोमेंटम कंजर्व कब करेगा? जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा। नो नेट फोर्सेस आर एक्टिंग एक्सटर्नली, द लीनियर मोमेंटम ऑफ द टोटल सिस्टम ऑलवेज कंजर्व्ड। लेकिन इंटरनल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। इंटरनल फोर्सेस कुछ भी हो सकती हैं, अनटिल अनलेस इस सिस्टम पे कोई बाहर से फोर्स एक्ट नहीं करती। इंटरनल चाहे कितने भी फोर्सेस एक्ट क्यों ना कर रही हो एक दूसरे के ऊपर, एक्सटर्नल फोर्स कोई भी एक्ट नहीं कर रही, तो इस पूरे के पूरे सिस्टम का मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। हमारे पास जो दूसरा लॉ है वो क्या कहता है? दूसरा लॉ बेसिकली F बराबर है। सो दूसरा लॉ मुझे क्या कहता है कि F बराबर है मैस टाइम्स एक्सेलरेशन के, न्यूटन सेकंड लॉ। उसको हम मोमेंटम की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मोमेंटम की फॉर्म में इसको हम ऐसे लिखेंगे कि से द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल्स द अप्लाइड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल्स द अप्लाइड फोर्स। कैसे लिख सकते हैं? ये स्टेटमेंट है, मोमेंटम की जगह मैंने मैस और वेलोसिटी लिख दिया। अगर मैं इसका u × v के हिसाब से डेरिवेटिव लूँ तो पहला मैस का डेरिवेटिव
v कांस्टेंट प्लस m कांस्टेंट v का डेरिवेटिव एग्जैक्टली ये आ गया। अब ये जो फर्स्ट टर्म है, यूजुअली मास ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं होता। कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हैं जैसे रॉकेट मोशन है जिसमें इटसेल्फ मास चेंज हो रहा होता है, यूजुअली ये मास चेंज नहीं होता। सो यूजुअली ये वाला पोर्शन ज़ीरो होता है, यूजुअली ज़ीरो बट नॉट ऑलवेज। सो इस वक्त हम इसको ज़ीरो अज्यूम कर लेते हैं। बाकी जो ये वाली टर्म हमारे पास आ जाती है, इस टर्म में m डेल वी ओवर डेल टी, डेल वी ओवर डेल टी मुझे पता है एक्सेलरेशन होता है। सो f जो है वो इक्वल आ जाएगा मास टाइम्स एक्सेलरेशन के, जो कि सेकेंड लॉ है। सो मोस्ट जनरल स्टेटमेंट जो है सेकेंड लॉ की, वो मोमेंटम की फॉर्म में लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल्स द एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स, f इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी। ये मोस्ट जनरल स्टेटमेंट है। ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकती है वहाँ जहाँ मास इटसेल्फ भी चेंज हो रहा होता है। सो उसके बाद हमारे पास इक्वेशन है, उसके बाद मेरे पास प्रॉब्लम लॉ है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एक्शन फोर्स इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द रिएक्शन फोर्स। सो यहाँ हम क्या कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जनरेटेड बाय एन एक्शन फोर्स on one body is exactly opposite to the rate of change of momentum generated by the reaction force on the other body. So basically अब हम क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स है। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट पे एग्जैक्टली अपोजिट होगा लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा बताया हुआ है, इसके बारे में बाकी हम डिटेल में बात करेंगे। व्हेनेवर टू बॉडीज़ इंटरेक्ट द रिजल्टिंग चेंजेस इन मोमेंटम आर इक्वल एंड अपोजिट। जब भी दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट करेंगे, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स, तो रिजल्टिंग मोमेंटम होगा जो वो इक्वल और अपोजिट होगा। इस केस में मोमेंटम हमेशा कंजर्व करता है, लीनियर मोमेंटम सेपरेटली कंजर्व करता है, एंगुलर मोमेंटम सेपरेटली कंजर्व करता है। इसकी हम बहुत सारी एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन जो सबसे पहली एग्जांपल है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहली एग्जांपल हमें क्या बताती है? सबसे पहली एग्जांपल हमें ये बताती है कि से मेरे पास एक बॉल है, बॉल ऑफ मास 0.1 kg स्ट्राइक्स अ वॉल विथ ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, रिबाउंड्स विथ सेम स्पीड। एक बॉल है जो दीवार से टकराती है, इसका मास गिवन है, इसकी वेलोसिटी गिवन है, इस दीवार से वापस आती है विथ सेम स्पीड। नो एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग, इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। डज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व, क्या इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा? सो मोमेंटम देखेंगे, हिटिंग से पहले का मोमेंटम, हिटिंग से बाद का मोमेंटम, हम चेक करेंगे मोमेंटम कंजर्व है या नहीं है। सो बिफोर हिटिंग द वॉल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम कहलाएगा, उसको मैंने पी आई कह दिया है, जो कि मास टाइम्स वेलोसिटी वी नॉट है। ये एक्सिस मैंने बना दिए हैं, ये बेसिकली अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, इसीलिए मैंने इसकी डायरेक्शन सेम कर दी है। इसकी डायरेक्शन अपोजिट आ जाएगी, वो मैं बता दूँगा। सो इनिशियल मोमेंटम एम वी नॉट आ गया। आफ्टर हिटिंग द वॉल, जब इस वॉल को हिट करके वापस आएगा, फाइनल मोमेंटम, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स नहीं है, नेगेटिव एक्स है, तो एक माइनस मैंने लगा दिया। बेसिकली माइनस यहाँ ऐसे तो नहीं आएगा क्योंकि वेलोसिटी और पी की डायरेक्शन सेम है। अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी तो माइनस आएगा। यहाँ तो मुझे यहाँ से ये हटाना पड़ेगा मोर एक्यूरेट स्टेटमेंट के लिए। यहाँ तो मुझे फिर यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि इसमें एक्स एक्सिस लगाना पड़ेगा, यहाँ यूँ हटा के इसको एक्स एक्सिस लगाना पड़ेगा। अब मैं इसका वेक्टर लगा सकता हूँ। सॉरी, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है ये यहाँ पे हमने एक गलती की थी। ये बेसिकली माइनस साइन बताता है कि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ऐसा नहीं है। इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है, लेकिन आफ्टर कोलिजन इसकी डायरेक्शन नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में। सो मैंने यहाँ से वेक्टर हटा के यहाँ एक्स लगा दिया। अब ये नेगेटिव एक्स से जो कि इसकी डायरेक्शन बनेगी। सो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास एम वी नॉट एक्स में था, इनिशियल मोमेंटम ये है। फाइनल मोमेंटम माइनस वी नॉट है एक्स में, जो कि फाइनल मोमेंटम है। डेफिनेटली दोनों बराबर नहीं है। अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो मोमेंटम को कंजर्व करना चाहिए। यहाँ पे मोमेंटम सेम नहीं है, कंजर्व नहीं है। सो ऐसा क्यों है? सबसे पहले हम इसको देखेंगे।
से नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग इन दिस सिस्टम, मोमेंटम डेफिनेटली कंजर्व करना चाहिए इस केस में। सो चेंज इन मोमेंटम सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना आ रहा है। चेंज हम कैसे निकालेंगे? डेफिनेटली चेंज हम ऐसे निकाल सकते हैं, फाइनल से इनिशियल माइनस करेंगे, मुझे चेंज आएगा फाइनल माइनस एम वी नॉट एक्स है, इनिशियल माइनस करेंगे इनिशियल एम वी नॉट एक्स है। सो चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन मोमेंटम इतना आ रहा है। सो ये चेंज इतना आ रहा है, डेफिनेटली अगर मोमेंटम कंजर्व करना चाहिए तो चेंज ज़ीरो आना चाहिए, चेंज इतना नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक मोमेंटम है जो कि एम वी नॉट एक्स पॉजिटिव साइन के साथ इतना मोमेंटम मिस है, ये कहीं चला गया, चेंज इतना आ रहा है, इतना नेगेटिव आ रहा है, इतना पॉजिटिव और होना चाहिए क्योंकि चेंज ज़ीरो होना चाहिए अगर मोमेंटम कंजर्व करता है। इसका मतलब ये है कि पी एफ माइनस पी आई ज़ीरो, इनका डिफरेंस ज़ीरो आना चाहिए, इसका मतलब चेंज ज़ीरो आना चाहिए, इसका मतलब पी एफ और पी आई बराबर आने चाहिए। सो ये अमाउंट जो है ये कहाँ गया? डेल पी मस्ट बी ज़ीरो, डेल पी को ज़ीरो होना चाहिए। सो इसका मतलब ये कि टोटल डेल पी या नेट डेल पी इतना प्लस इतना होना चाहिए, तब जाके ये ज़ीरो होगा। ये जो अमाउंट है ये अमाउंट कहाँ गया, ये हम इसकी हम बात कर रहे हैं। से दिस मोमेंटम इज़ एब्जॉर्ब बाय द वॉल, ये एग्जैक्टली अमाउंट ऑफ मोमेंटम है जो कि वॉल एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके अलावा हमारे पास इसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। वी से mass of the wall is infinite compared to the mass of the ball, उस वॉल का जो मैस है वो इनफाइनाइट है बॉल के मैस के हिसाब से। सो डेफिनेटली उस वॉल का मोमेंटम चेंज नहीं होगा इतना मोमेंटम एब्जॉर्ब करने के बावजूद भी। तो डेफिनेटली उस वॉल को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हमारा बॉल वापस बैक आ जाएगा विथ दिस मोमेंटम। ये जो डिफरेंस है ये वॉल ने एब्जॉर्ब कर दिया क्योंकि इस बॉल के कंपेयर में उसका मैस इनफाइनाइट है, तो उसमें वो चीज़ हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सो मोमेंटम कंजर्वेशन होल्ड करता है इस केस में भी, लेकिन हम डायरेक्टली उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। से मेरे पास एक सिस्टम है, अब हमारे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, एक से ज़्यादा मेरे पास पार्टिकल्स का एक सिस्टम है। अप टू नाउ वी हैव स्टडीड मोशन ऑफ ए सिंगल पार्टिकल, अब तक हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल पार्टिकल की मोशन देखते हुए आ रहे हैं। अप टू नाउ वी हैव स्टडीड द मोशन ऑफ ए सिंगल पार्टिकल। नाउ वी वांट टू लुक एट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, अब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को देखना चाह रहे हैं। वी विल सी हाउ द कंजर्वेशन लॉज अप्लाई टू अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। कौन कौन से कंजर्वेशन लॉज? एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, सिमिलरली चार्ज की हम यहाँ बात नहीं कर रहे। सो सिंगल पार्टिकल का मोमेंटम हम कैसे लिखते हैं? सिंगल पार्टिकल का मोमेंटम हम ऐसे लिखते हैं कि इसे हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, जिसकी वेलोसिटी v है, तो मोमेंटम हम लिख सकते हैं m टाइम्स वेलोसिटी, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, एग्जैक्टली ऐसे। से टोटल मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज़ अ सम ऑफ इंडिविजुअल मोमेंटा। अगर मेरे पास एक सिस्टम में एक से ज़्यादा पार्टिकल हैं, जो उसका टोटल मोमेंटम आ जाएगा वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मोमेंटम्स का सम आएगा। जैसे पार्टिकल 1 का मोमेंटम, पार्टिकल 2 का मोमेंटम, पार्टिकल n का मोमेंटम, जो टोटल मोमेंटम आएगा उन सब का सम आएगा। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं सम की फॉर्म में, समीशन ऑफ i पी आई बेसिकली वेरी करेगा 1 से लेके n तक। तो अगर मेरे पास एक सिस्टम में एक से ज़्यादा पार्टिकल है तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोमेंटम निकाल के सबको हम सम करेंगे। मेरे पास एक छोटी सी एग्जांपल है। बेसिकली अगर हमारे पास 2 पार्टिकल सिस्टम है, 2 पार्टिकल सिस्टम है। सिंपलेस्ट सिस्टम में, मैनी पार्टिकल सिस्टम में इंटरेक्शन को ऑब्जर्व करना आसान है। से पार्टिकल्स एक्सर्ट फोर्सेस ऑन ईच अदर। सो अब इसमें इंटरनल फोर्सेस गिवन है, ये फोर्स इंटरनल फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे कोई भी एक्ट नहीं कर रही। ये पार्टिकल का इसका मोमेंटम इस तरफ है, ये पार्टिकल का इसका मोमेंटम इस तरफ है। मे बी ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, मे बी ये प्रोटॉन भी हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव और
पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, इनके मैसेज डिफरेंट हैं, सो डेफिनेटली इनके दरमियान एक इंट्रैक्शन फोर्स है, वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, वो रिपल्सिव भी हो सकती है। अगर सिमिलर चार्ज के साथ है ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि मैस का साइज़ कितना है। सो इंटरनल फोर्सेस सिस्टम में एक्ट कर रही हैं, एक्सटर्नल कोई भी फोर्स नहीं है। सो न्यूटन्स लॉ के मुताबिक F1 जो अप्लाई करेगा फोर्स M1 जो अप्लाई करेगा फोर्स M2 पे, उसको F1 कह दिया। रिएक्शन में M2 जो फोर्स अप्लाई करेगा M1 पे, उसको हमने F2 कह दिया। F1 और F2 इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन आएंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक। सो इक्वेशन ऑफ मोशन जब इस सिस्टम के लिए लिखेंगे, टू पार्टिकल सिस्टम के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 एग्जैक्टली इक्वल टू फोर्स ऑफ पार्टिकल 1, चेंज इन मोमेंट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 2 इक्वल टू फोर्स एग्जैक्टली इक्वल टू द फोर्स ऑन पार्टिकल 2। सिमिलरली सो हमने क्या किया, फाइनली दोनों मोमेंटम्स को अगर हम ऐड करते हैं, P1 को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ऐड करते हैं, तो राइट साइड पे हमारे पास फोर्सेस हैं, फोर्सेस दोनों ऐड होंगी। अब मुझे पता है कि इसका मैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट डायरेक्शन है। सपोज करते हैं कि मैं F1 की जगह माइनस ऑफ F2 पुट कर देता हूँ, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, नेट रिजल्ट मेरे पास 0 आएगा। डेल टी मैंने कॉमन ले लिया, P1 प्लस P2, रेट ऑफ चेंज ऑफ P1 प्लस P2 0 है। इसका मतलब ये है कि P1 प्लस P2 कांस्टेंट है, जिसको मैंने नया नाम दे दिया टोटल P का। सो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज़ कांस्टेंट, क्योंकि उस टोटल मोमेंटम का डेरिवेटिव 0 आ रहा है, क्योंकि सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं जो कि एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। सो इंटरनल इस सिचुएशन में पार्टिकल एक दूसरे के साथ मोमेंटम एक्सचेंज तो कर सकते हैं वाइल दे आर इंटरेक्टिंग। जब वो इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली एक दूसरे को मोमेंटम एक्सचेंज कर सकते हैं, इफ़ ओनली इंटरनल फोर्सेस आर एक्टिंग। जब एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो डेफिनेटली टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। जब तक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती, इंटरनल कितने भी फोर्सेस क्यों ना हो, पार्टिकल एक दूसरे का मोमेंटम एक्सचेंज क्यों ना करें इंटरेक्शन के दौरान, लेकिन टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। सो हमारे पास अगेन टू पार्टिकल सिस्टम है। इस टू पार्टिकल सिस्टम में हम एक्सटर्नल फोर्सेस भी इंक्लूड कर रहे हैं। हम एक्सटर्नल फोर्स इंक्लूड कैसे कर रहे हैं, से मेरे पास ये पार्टिकल M1 है जिस मोमेंटम P1 है, पार्टिकल M2 है जिसका मोमेंटम M2 है, ये इंटरनल फोर्सेस हैं F, इसका रिएक्शन माइनस F। एक एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे यूँ पूरे के पूरे सिस्टम पे एक्ट कर रही है, जो कि इस पर भी एक्ट कर रही है, जो कि इस पर भी एक्ट कर रही है। से external forces acting on both particles. So consider two particles with external forces acting on them. तो एक एक्सटर्नल फोर्स है जो कि दो एक्सटर्नल फोर्सेज दोनों पार्टिकल पे एक्ट कर रही है। लेट F बी द इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स F है तो डेफिनेटली उसकी रिएक्शन फोर्स भी होगी। सो इक्वेशन ऑफ मोशन इस केस में हमारे पास क्या आएंगे, से द इक्वेशन ऑफ मोशन बिकम्स del P1 over del T, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इंटरनल फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स जो पार्टिकल 1 पे है। पार्टिकल 1 का मोमेंटम चेंज देख रहे हैं तो पार्टिकल 1 पे फोर्स F है और एक्सटर्नल फोर्स F1 एक्सटर्नल है। सिमिलरली पार्टिकल 2 की बात करते हैं तो पार्टिकल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 2, ये फोर्स F थी इंटरनल, ये उसका रिएक्शन है प्लस एक्सटर्नल फोर्स ऑन पार्टिकल 2। जब हम टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे तो डेफिनेटली इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास ये सिचुएशन आएगी, डेल पी टोटल ओवर डेल टी इज इक्वल टू डेल ओवर डेल टी P1 प्लस P2। एग्जैक्टली यहाँ रखेंगे F प्लस F1 एक्सटर्नल माइनस ये वाली चीज़, क्योंकि हमने इन दोनों को ऐड किया हुआ है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, सो ये वाली टर्म फिर ये वाली टर्म। सो इंटरनल फोर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक्सटर्नल फोर्स ऑन पार्टिकल 1, एक्सटर्नल फोर्स ऑन पार्टिकल 2। सो मेरे पास टोटल मोमेंटम चेंज आ जाएगा एक्सटर्नल फोर्स ऑन 1 प्लस एक्सटर्नल फोर्स ऑन 2। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे थे, F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल, जिसको मैं टोटल एक्सटर्नल फोर्स कह रहा हूँ, ये टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम है।
सो डेल पी और डेल टी एफ एक्सटर्नल के बराबर आ जाएगी। सो अनलेस के एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो टोटल मोमेंटम का चेंज ज़ीरो आएगा। इसका मतलब मोमेंटम कांस्टेंट है, कंजर्व है। जैसे ही सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी मोमेंटम चेंज होगा, या मोमेंटम जब भी चेंज होगा इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है। इन जनरल फॉर मैनी पार्टिकल सिस्टम ये इक्वेशन वैलिड है। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द सिस्टम, ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन सिस्टम के लिए है। इट डिटरमाइंस ओवरऑल ट्रांसलेशन मोशन। ये बेसिकली ओवरऑल ट्रांसलेशन मोशन मुझे बता रही है कि ट्रांसलेशनल मोशन सिस्टम में कितनी है, क्योंकि बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन ही है। सो अगर हमारे पास एग्जैक्टली वही सेम चीज़ तो थोड़ी देर पहले मैंने बताई, अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है सो डेल पी और डेल टी ज़ीरो आएगा। इसका मतलब ये है कि मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा या कंजर्व रहेगा। तो मेरे पास एक एग्जांपल है, छोटी सी एक एग्जांपल है। एग्जांपल क्या बताती है कि से रेल रोड कार्स कोलिजन। हमारे पास दो कार्स हैं, ये रेस्ट पर है इनिशियली, इसकी वेलोसिटी v है, इसका m1 है, ये m2 है। ये जैसे ही यहाँ जा रही है इसके साथ टकराएगी। इंटरनल फोर्स इन दरमियान एक्ट कर रही है जो कि इन दोनों को एक दूसरे को बाउंड कर रही है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, रिमेंबर, कोई इंटरनल फोर्स है जो कि इन दोनों को बाइंड कर देती है टुगेदर। सो ये स्टिक अप हो जाते हैं, कपल्ड हो जाते हैं। उसके बाद इनकी जो फाइनल वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, वो v प्राइम है। सो हमने इसमें क्या निकालना है, से रेल रोड कार्स कोलाइड एंड स्टे कपल्ड ओनली इफ़ इंटरनल फोर्सेस एक्ट ऑन द सिस्टम। सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फोर्सेस सिस्टम पे एक्ट कर रही हैं, यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। ये बिफोर इंटरेक्शन है, ये आफ्टर इंटरेक्शन है। व्हाट इज़ द कॉमन स्पीड, उन दोनों की कॉमन स्पीड क्या है आफ्टर इंटरेक्शन। सो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम को पी आई में कह देता हूँ। इसका मोमेंटम कोई भी नहीं है क्योंकि इसकी वेलोसिटी कोई भी नहीं है। इसका मोमेंटम होगा सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि ये मूव कर रहे हैं, 1D प्रॉब्लम है। सिमिलरली फाइनल मोमेंटम सिस्टम का क्या होगा, फाइनल मोमेंटम, ये दोनों कपल्ड हैं, m1 प्लस m2 वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहे हैं, अगेन सेम एक्स डायरेक्शन में। ये फाइनल मोमेंटम है। मुझे पता है कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। जब मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम इक्वल होगा। तो मैंने इनिशियल मोमेंटम रख दिया, मैंने फाइनल मोमेंटम रख दिया। v प्राइम मुझे चाहिए, v प्राइम मैंने अलग निकाल दिया, ये यहाँ जाके डिवाइड हो गया। तो v प्राइम मेरे पास आ जाएगा m1 अपॉन m1 प्लस m2 v की डायरेक्शन में। सॉरी, ये इसको v कह लें या v1 कह लें। सो जो v प्राइम है उसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली वही है जो v1 की डायरेक्शन है। सॉरी, ये v1 है, सो ये भी v1 ही आएगा। सपोज करते हैं कि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ इनकी गिवन है। से m1 मुझे गिवन है, m2 मुझे गिवन है 10,000 kg, v1 मुझे गिवन है 24 मीटर पर सेकेंड। सो v प्राइम हम कैसे निकाल सकते हैं, 10,000 प्लस 10,000 20,000 मल्टीप्लाई बाई 24। सो ये अगर हम देखेंगे तो इसका डिवीजन सिंपली 1/2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 24। सो मेरे पास आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। एक्स की डायरेक्शन में v प्राइम भी होगा। सो मोमेंटम इस सिस्टम में डेफिनेटली सेम होगा। सिस्टम क्या था, सिस्टम ये था कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था। जैसे ही इसने इसके साथ कोलाइड किया, कपल हो गया। अब फाइनल दोनों कंबाइन होकर इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। इसका इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम डेफिनेटली सेम रहेगा। क्या इन सिस्टम की कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी या नहीं रहेगी। रिमेंबर, हम टोटल एनर्जी की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। सो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी या नहीं रहेगी वो हम देख रहे हैं। सो इनिशियल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी सिंपली m1 की वेलोसिटी थी, m2 रेस्ट पर था। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m1 की वैल्यू v1 स्क्वायर की वैल्यू। ये मेरे पास आता है 2.88 इंटू 10⁶ जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की हाफ, क्योंकि दोनों मैसेज कपल्ड हैं विथ वेलोसिटी v प्राइम के साथ मूव कर रहे हैं तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। सो हाफ, ये मेरे पास m1 प्लस m2 20,000 आ जाएगा, v प्राइम 12 है, 12 आ जाएगा। सो फाइनल इसकी वेलोसिटी एग्जैक्टली है 1.44 इंटू 10⁶ जूल।
सो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी ऑलमोस्ट इसकी हाफ हो गई है. सो रिमेंबर काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रही है. से ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज़ डिस्ट्रॉयड. आधी एग्जैक्टली आधी काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई. सो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रही, लेकिन मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट है. एग्जैक्टली वही बात हमने यहाँ बताई हुई है कि मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व्स. मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा. इंडिविजुअली लीनियर मोमेंटम अलग कंजर्व करेगा, एंगुलर मोमेंटम अलग कंजर्व करेगा. अब तक हमने एंगुलर मोमेंटम नहीं पढ़ा, लेकिन लीनियर मोमेंटम ज़रूर पढ़ा है. सो काइनेटिक एनर्जी में चेंज, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है. सो आपने मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के साथ कभी भी कंफ्यूज नहीं करना. मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा. काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, जो कि इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है, कांस्टेंट भी रह सकती है. लेकिन मोमेंटम हमेशा कंजर्व करेगा अनलेस एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे अगर एक्ट नहीं कर रही. तो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उस एक्सटर्नल फोर्स के बराबर आएगा. एक मेरे पास बिल्कुल अलग तरह की एग्जांपल है, और उस एग्जांपल में हमारे पास क्या है कि से मेरे पास कोई एक एक्सप्लोसिव मटेरियल है, रेस्ट पे पड़ा हुआ है, वेलोसिटी v है, मोमेंटम 0 है. थोड़ी देर के बाद ये ब्लास्ट होता है, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है. से 1D प्रॉब्लम है. 1D अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी. दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है. ये वाला मैस इधर मूव करता है विथ वेलोसिटी v1, ये वाला मैस इधर मूव करता है विथ वेलोसिटी v2. सो अगर इधर मैं देखता हूँ और इधर मैं देखता हूँ, तो एक मोमेंटम का कंपोनेंट दूसरा मोमेंटम का कंपोनेंट दोनों को ऐड करूँगा, नेट मोमेंटम मुझे हमेशा 0 मिलेगा. क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो डेफिनेटली फाइनल मोमेंटम भी 0 ही होगा. इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम 0. एक्सटर्नल फोर्स उसमें कोई भी एक्ट नहीं कर रही. ये ब्लास्ट हुआ है बेसिकली इंटरनल फोर्स की वजह से, उसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद बताते हैं. लेकिन ब्लास्ट जो है वो इंटरनल फोर्स की वजह से हुआ है. एक्सटर्नल फोर्स कोई भी एक्ट नहीं कर रही है. अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम सेम होगा, जो कि दोनों 0 होंगे. अगर ये 0 है, इसके कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में एग्जैक्टली इक्वल होंगे, मोमेंटम नेट मुझे 0 मिलेगा. इसका काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0 थी, मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था. फाइनली काइनेटिक एनर्जी इस एक ऑब्जेक्ट m हिस्सा जो है पार्ट है, m1 वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, दूसरा m2 वेलोसिटी v2 के साथ मूव कर रहा है. सो काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी. सो इनिशियली उसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, फाइनली इतनी काइनेटिक एनर्जी आ गई है. काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई? सो दिस डेफिनेटली एनर्जी कम्स फ्रॉम केमिकल रिएक्शन ऑफ द एक्सप्लोजन. उस ब्लास्ट के केमिकल जो रिएक्शन था, उस केमिकल रिएक्शन से ये काइनेटिक एनर्जी आई. सो आपने काइनेटिक एनर्जी को कभी भी मोमेंटम के साथ कंफ्यूज नहीं करना. मोमेंटम एक डिफरेंट क्वांटिटी है, काइनेटिक एनर्जी एक डिफरेंट क्वांटिटी है. दो के दोनों वेलोसिटीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं. सो सबसे पहले हमने बात की सिंगल पार्टिकल की, फिर हमने बात की सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की. अब हम बात कर रहे हैं किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट की. से मेरे पास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है जो कि कंसिस्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे. एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. सॉलिड डेफिनेटली सॉलिड को तोड़ेंगे तो उसमें से छोटे छोटे बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकलेंगे. तो सॉलिड ऑब्जेक्ट की जो डेफिनेशन है वो क्या है? पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स इज़ फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. सॉलिड ऑब्जेक्ट की जो डेफिनेशन होती है कि उसमें एक दूसरे के रेस्पेक्ट से पार्टिकल्स की पोजीशन चेंज नहीं होती, अनलेस कि मैं इतनी फोर्स अप्लाई करूँ कि उसकी शेप ही चेंज हो जाए. अदरवाइज सॉलिड ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर चेंज नहीं होती. इन दैट केस लीनियर मोमेंटम क्या होगा? अगर मेरे पास ऐसा कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या होगा? वो लीनियर मोमेंटम बेसिकली होगा टोटल मास टाइम्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. मोमेंटम होता है मास टाइम्स वेलोसिटी. लेकिन अगर हमारे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है, हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या है. सेंटर ऑफ मास बेसिकली वो पॉइंट होता है जिस पे पूरी की पूरी मींस वो बेसिकली एवरेज पॉइंट होता है उस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट के मास का, कि एग्जैक्टली हाफ मास एक तरफ और हाफ मास एक तरफ आ जाता है. उसके निकालने का तरीका भी है, वो हम निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं कि ये मेरे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ है. तो अब इसका जो मोमेंटम मैं निकालूंगा, लीनियर मोमेंटम, इस
सेंटर ऑफ मास पोजीशन की वेलोसिटी, उसको मैं कहूँगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास टाइम्स इस पूरे का पूरा मास, ये मेरे पास टोटल मोमेंटम कहलाएगा। सो ये VCM क्या है? VCM बेसिकली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास हम डिफाइन करते हैं, इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। बेसिकली सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि वो पर्टिकुलर पॉइंट जिस पे सॉलिड ऑब्जेक्ट का पूरा मास कंसंट्रेटेड हो। सो उस डिफरेंट सिमेट्री ऑब्जेक्ट्स में वो डिफरेंट पोजीशंस पर होता है। अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर, जैसे हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, डेंसिटी भी उसकी यूनिफॉर्म है, तो डेफिनेटली उसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली उसके सेंटर पर होगा। अगर मेरे पास एक स्लैब है यूनिफॉर्म डेंसिटी के साथ है, उसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली उसके सेंटर पर ठहरेगा। ये वो पर्टिकुलर पॉइंट होता है। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट को सपोर्ट गिवन है तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट को सपोर्ट गिवन नहीं है तो ऑब्जेक्ट गिर जाएगा, अगर किसी भी सरफेस पर पड़ा हुआ है तो। सिमिलरली यहाँ पर भी वही केस वैलिड है। ये वो पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिस पे पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है। और अदरवाइज हम ये कह लें कि अगर इस पॉइंट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, एग्जैक्टली हाफ मास इधर होता है, एग्जैक्टली हाफ मास इधर होता है। सिमिलरली यहाँ भी वैलिड है। लेकिन अगर मेरे पास कोई इरेगुलर शेप है तो डेफिनेटली इरेगुलर शेप है। और अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, एक तरफ लो डेंसिटी है, एक तरफ हाई डेंसिटी है, तो डेफिनेटली वो सेंटर ऑफ मास वेरी करेगा। जिस तरफ उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिस तरफ ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा। ये सेंटर ऑफ मास निकालने की एक इक्वेशन है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं? टोटल मास टाइम्स RCM। R बेसिकली कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन, समीशन ऑफ MI/RI। जितने भी उसमें पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे से, उस सब पार्टिकल्स का सम विद रिस्पेक्ट टू RI मीन्स समीशन ऑफ MI/RI। सारे पार्टिकल्स के इस प्रोडक्ट को ऐड करेंगे जो कि एग्जैक्टली इस के बराबर आएगा, टोटल मास टाइम्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये RCM और RI क्या है? से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन, जो सेंटर ऑफ से ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट है जिसका सेंटर ऑफ मास ये है, जिसके विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन O मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है इसके कोऑर्डिनेट को RCM, पोजीशन वेक्टर फॉर सेंटर ऑफ मास। ये सम एलिमेंट है, मास एलिमेंट है जिसको मैंने लेबल किया हुआ है MI, जिसका कोऑर्डिनेट है RI, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो टोटल मास टाइम्स RCM एग्जैक्टली इक्वल टू MI टाइम्स RI, और इन सारे पार्टिकल्स सारे MI को मैं डेफिनेटली ऐड करता जाऊंगा। सो ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन से हम बेसिकली निकालते हैं कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास के या पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास के लिए। सो इसको हम कंपोनेंट फॉर्म में देखेंगे, इसको हम डिटेल में देख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे इसको मैच करवाना है इस इक्वेशन के साथ। सो मेरे पास M है, मेरे पास VCM के लिए मेरे पास RCM है। अगर मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू T डेरिवेटिव ले लूँ, सो ये जो इक्वेशन कहलाएगी, ये जो इक्वेशन अगर मैं मेरे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा तो डेफिनेटली ये MVCM हो जाएगी, जो कि एग्जैक्टली मेरे पास मोमेंटम बनता है इस टोटल सिस्टम का। सो VCM फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, डेरिवेटिव ले लिया, टाइम डेरिवेटिव। यहाँ टाइम डेरिवेटिव आ गया, टोटल मास RCM का टाइम डेरिवेटिव आ गया, यहाँ पे समीशन ऑफ MI/RI का टाइम डेरिवेटिव आ गया डेफिनेटली। सो टोटल मोमेंटम ये मेरे पास VCM कहलाएगा, RCM का टाइम डेरिवेटिव, ये टोटल मास है। ये जो है समीशन ऑफ MI, ये बेसिकली वेलोसिटी है, ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स की अब ये बेसिकली इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोमेंटम बन गया। अगर मैं इसको गौर से देखूं तो ये बेसिकली बनता है VI। अब थोड़ी देर पहले हम देख चुके हैं, अगर मेरे पास कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है उस केस में मैं मोमेंटम, इंडिविजुअल मोमेंटम्स को ऐड करता जाऊंगा। तो ये एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन बनती है, और ये जो बनता है ये टोटल मोमेंटम बनता है। सो टोटल मोमेंटम इस सिस्टम का डेफिनेटली आ जाएगा टोटल मास टाइम्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो अगर मैं मोमेंटम का डेरिवेटिव लूँ तो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर आएगा, जो कि मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के इक्वल आएगा।
सो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ से आया है, जो कि बराबर है पी टोटल के। सेंटर ऑफ मास को हम डिटेल में देखते हैं। सेंटर ऑफ मास वाले सेम एक्सप्रेशन को एम जाके मैंने, ये मेरे पास सेंटर ऑफ मास की एक्सप्रेशन है जिससे मैं सेंटर ऑफ मास निकाल सकता हूँ। टोटल मास टाइम्स RCM, टोटल मास टाइम्स पोजीशन वेक्टर फॉर सेंटर ऑफ मास, समीशन ऑफ आई एम आई, पोजीशन टाइम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ इंडिविजुअल मास, और उन सबको मैं ऐड करूँगा। मीन्स मास टाइम्स पोजीशन वेक्टर फॉर ईच मास एलिमेंट, और उन सबको मैं ऐड कर दूँगा। सो मुझे एग्जैक्टली ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में RCM निकालने के लिए m टोटल में जाके यहाँ डिवाइड करवा दूँगा। सो RCM इज इक्वल टू 1/m टाइम्स समीशन ऑफ आई एम आई आर आई। अगर मैं इसी इक्वेशन को कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, तो RCM की जगह XCM आ जाएगा, मास टोटल आ जाएगा, समीशन ऑफ आई एम आई एक्स आई। YCM के लिए 1/m समीशन ऑफ आई एम आई वाई आई। ZCM के लिए 1/m समीशन ऑफ आई एम आई जेड आई। सो RCM जो होगा वो होगा XCM x प्लस YCM y यूनिट वेक्टर, ZCM z यूनिट वेक्टर। सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, उसके बाद हम आगे की तरफ मूव करेंगे। सो मेरे पास एक 2 पार्टिकल सिस्टम है, 1D प्रॉब्लम है। सेंटर ऑफ मास निकालना है 2 पार्टिकल सिस्टम का। मेरे पास एक से मॉलिक्यूल है पोटेशियम ब्रोमाइड KBr। सो K साइज़ में छोटा है, B साइज़ में बड़ा है। सो इस जो है हमारे पास क्या कहते हैं, ब्रोमियम जो है उसका मास है 79.9 एटॉमिक मास यूनिट। जो पोटेशियम है उसका मास है 39.1 एटॉमिक मास यूनिट। इसको मैंने ओरिजिन पे रखा हुआ है B1 को, इसका x0 आएगा। इसको मैंने एग्जैक्टली पोजीशन x पे रखा हुआ है, जो इन दोनों की बॉन्ड लेंथ है, जो कि 2.82 एंगस्ट्रॉम बनती है। ये मेरे पास x2 कहलाएगा। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट में कैसे निकाल सकता हूँ इस केस में, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास x डायमेंशन में XCM आ जाएगा 1/m समीशन ऑफ आई एम आई एक्स आई। सो पहला इसको एक्सपेंड अगर मैं करूँगा तो 1/m नीचे आ जाएगा, फिर आ जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 का सम आएगा। सो m पार्टिकल 1 ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, इसलिए x1 0 है। पार्टिकल 2 का मास आ जाएगा और x2 पोजीशन आ जाएगी। सो यहाँ पे टोटल मास आ जाएगा, ये 0 आ गया। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ रख दी और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। सो ये तो 0 आ गया। मास m2 39.1, x2 इतना, टोटल मास इतना। XCM आ जाएगा 0.93 एंगस्ट्रॉम। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक मैं गौर से देखता हूँ, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक गौर से देखता हूँ तो 2.82 है, लेकिन VCM जो आया वो 0.9 आया, वो 1 से भी कम आया। ये रफली 2.82 का डिस्टेंस है। अगर मैं इसको 3 के करीब, एक 1 फिर 2 फिर ये 0.82 है। सो 1 से भी करीब है, क्योंकि ये हैवियर मास है तो सेंटर ऑफ मास इस तरफ है। लाजमी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास पे भी हमारा पार्टिकल हो। सेंटर ऑफ मास पार्टिकल के बगैर भी हो सकता है, वो पॉइंट भी हो सकता है जिस पे सेंटर ऑफ मास नहीं है। जिस तरीके से हमारे पास डोनट होता है, जो डोनट की शेप होती है, वो डोनट की शेप समहाउ यूँ होती है। तो डेफिनेटली उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाया करेगा, लेकिन वहाँ पे कोई भी पार्टिकल नहीं होगा। सो सेंटर ऑफ मास के लिए लाजमी नहीं है कि वहाँ उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मास होना चाहिए या पार्टिकल होना चाहिए। उसके बगैर भी सेंटर ऑफ मास लाई कर सकता है। डिपेंड कर रहा है कि ऑब्जेक्ट की सिमेट्री क्या है। हमने ये एग्जांपल देखा सिंपली 1 डायमेंशन में 2 पार्टिकल प्रॉब्लम था, इसका सेंटर ऑफ मास निकाल के देख लिया। अब हम एग्जैक्टली प्रॉब्लम करेंगे 3 पार्टिकल्स के केस में, जो कि 2D प्रॉब्लम है। सो मेरे पास 3 पार्टिकल्स हैं। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ L है, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ L है, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ L है। सो ये मेरे पास M है, ये मेरे पास M है, ये मेरे पास 2M है। अगर ये मेरे पास M होता, ये भी M होता, ये भी M होता, तो डेफिनेटली उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे एग्जैक्टली लाई करता, जहाँ पे तीनों वो सेंट्रॉइड कहलाता है। कौन सा पॉइंट कहलाता है जिस पे तीनों के मिड एक्सिस जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डेफिनेटली ये जो है वो इस पर्टिकुलर लाइन पे ही लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास इस पर्टिकुलर लाइन पे ही लाई करेगा।
निकाल लेते हैं कैसे निकलता है। सो ये L है, ये L है, ये L है, ये M है, ये M है, ये M 2M है, ये Y है, ये X है। ये सिंपली 2D प्रॉब्लम है कनेक्टेड बाय मैसलेस रॉड्स। ये मैसलेस रॉड हैं सिस्टम के, तीनों पार्टिकल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सेंटर ऑफ मैस इक्वेशन कंपोनेंट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? कंपोनेंट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं कि से M टोटल टाइम्स XCM बराबर आएगा समीशन ऑफ I MI XI, टोटल मैस टाइम्स YCM समीशन ऑफ I MI YI। दोनों इक्वेशन 1 आ गई। इक्वेशन 1 को मैं सबसे पहले लिखूँगा, सो समीशन ऑफ M1 इक्वेशन टोटल मैस टाइम्स XCM। ये इसको मैंने मैस 1 कह दिया, इसको मैंने मैस 2 कह दिया, इसको मैंने मैस 3 कह दिया। सो एग्जैक्टली जो M है, पहला M है वो पोजीशन ओरिजिन पर है, उसका X 0 है। ये दूसरा जो X कंपोनेंट है वो एग्जैक्टली L/2 पर बनता है, सो मैस टाइम्स L/2। ये जो तीसरा पार्टिकल है जिसका डिस्टेंस एग्जैक्टली L बनता है, मैस L/2 है। ये जो X कंपोनेंट है इसका एग्जैक्टली L/2 बनेगा, इसका मैस M है। सो गौर से देख लें, 0 टाइम्स M इस पार्टिकल के लिए, फिर M और ये डिस्टेंस इसका X कंपोनेंट M टाइम्स L/2, फिर 2M टाइम्स टोटल लेंथ L। टोटल M कितना है? M 2M 4M हो जाएगा। सो 4 इस इक्वेशन को देखते हैं तो टोटल M की जगह 4M XCM, ये 0 हो गया। इन दोनों का LCM लेंगे तो 5/2 ML आएगा। M से M कैंसिल हो जाएगा, 4 जाके यहाँ डिवाइड करेगा, जो XCM आ जाएगा 5/8 L आ जाएगा। सो डेफिनेटली ये पोजीशन है तो इसकी डायमेंशन लेंथ की आनी चाहिए, लेंथ की डायमेंशन नहीं आई है। सिमिलरली इक्वेशन 2 के केस में हम क्या करेंगे? M टोटल YCM समीशन ऑफ I MI YI। सो इसमें Y कुछ भी नहीं है, इसमें Y कुछ भी नहीं है, Y सिर्फ और सिर्फ इसका सर्वाइव कर रहा है। सो ये 0 आएगा, इसकी कंट्रीब्यूशन 0 आएगी, सिर्फ इसकी कंट्रीब्यूशन आएगी। सो टोटल मैस की जगह 4M YCM, पहला मैस X एक्सिस पर है तो मैस टाइम्स 0, दूसरा मैस ये डिस्टेंस इतना बनता है वो मैं बताता हूँ कैसे बनता है डिस्टेंस इतना। तीसरा मैस अगेन X एक्सिस पर है, Y कंट्रीब्यूशन 0, ये मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ ये कंपोनेंट रह गया। मैस को मैस से कैंसिल कर लेंगे, YCM आ जाएगा, 4 जगह यहाँ डिवाइड करेगा तो √3/8L, ये YCM है। सो टोटल RCM कहलाएगा, इसका ये X कंपोनेंट आएगा जो कि XCM था, ये Y कंपोनेंट है जो कि YCM है। सो ये इसका Y कंपोनेंट मैंने कैसे निकाला? Y कंपोनेंट मैंने ऐसे निकाला कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये एंगल डेफिनेटली 60 होना चाहिए, सो ये एंगल डेफिनेटली 30 होना चाहिए। अगर मुझे टोटल लेंथ पता है, मुझे ये एंगल पता है, तो उसका मैं ये कंपोनेंट निकाल सकता हूँ यूजिंग कॉस। तो उसका जो ये Y कंपोनेंट आता है ये एग्जैक्टली आता है √3/2L। ये आप निकाल सकते हैं क्योंकि अगर ये गिवन है, ये एंगल गिवन है, तो ये लेंथ निकाल सकते हैं कि कितनी आएगी। सो जो कि मैंने यहाँ पे लिखी थी एग्जैक्टली √3/2L। सो जो RCM है उस RCM को अगर मैं गौर से देखूँ तो RCM के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं 5/8L अलॉन्ग X एक्सिस 5/8 जो बनता है वो रफली यहाँ बनता है। अगर मैं कैसे निकाल सकते हैं कि इधर देख लेते हैं, सही है। ये लेंथ L है, इस लेंथ L को अगर मैं 8 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, 4 पार्ट्स इधर 4 पार्ट्स इधर, तो 5/8 ये वाला पॉइंट कहलाएगा। सिमिलरली √3 और 8 √3 1 पॉइंट समथिंग कहलाएगा, 1 पॉइंट समथिंग थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। तो सेंटर ऑफ मैस एग्जैक्टली जो हैवियर मैस है उसके करीब होगा ये वाला पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ निकाल चुके हैं। अगर मेरे पास, जैसा कि हमने थोड़ा सा पहले देखा कि मेरे पास सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में इरेगुलर शेप है, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, इंडिविजुअल मैस के बजाय मेरे पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हम
सॉलिड ऑब्जेक्ट की कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे हमारे पास इंडिविजुअल पार्टिकल्स गिवन नहीं है, अब एज अ होल एक डिस्ट्रीब्यूशन है मास की। मीन्स के हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन है, मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है से मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसको हम पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। अगर मैं पार्ट्स में डिवाइड करूँगा तो वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। जैसे मेरे पास एक सॉलिड कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, क्ले का पॉट है, कोई ऐसा पार्ट है जिसको जो कोई ऐसी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। वैसे कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हम सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को ही कहते हैं, क्योंकि उसमें हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स की पोजीशन नहीं बता सकते, उसमें हमारे पास ओवरऑल एक डिस्ट्रीब्यूशन बनी हुई होती है मैस की। सो उसको हम कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। या तो हमारे पास डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें इंडिविजुअल मैस एलिमेंट्स की पोजीशन बताई हुई होती है, जिसको हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यूजुअली जो हमारे पास ऑब्जेक्ट नज़र आते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट, वो सारे के सारे उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सो हम क्या करेंगे, उस कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे डेल्टा एम, और ये डेल्टा एम ऑलमोस्ट अप्रोच करेगा ज़ीरो को, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। सो कंसिडर एनी रैंडम मैस एलिमेंट डेल एम आई, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स आई, वाई आई, जेड आई। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मैस बिकम, तो सेंटर ऑफ मैस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे आ जाएंगे हमारे पास, सेंटर ऑफ मैस के कोऑर्डिनेट मेरे पास आ जाएंगे से एक्स सी एम आ जाएगा 1/m समीशन ऑफ आई एक्स आई डेल एम आई। सो डेल एम इज़ सो स्मॉल, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स डेल एल को, जो हमने टोटल मैस को डेल एम स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड किया, अगर डेल एम बहुत ही छोटा है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना जिसका मैस डेल एम है वो अप्रोच करेंगे इनफाइनाइट को। इस केस में हमारे पास सिचुएशन कैसे होगी, कुछ यूँ होगी से डेल एम अप्रोचेस टू ज़ीरो देन आई अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सो एक्स सी एम जो होगा 1/m, डेल्टा एम अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, समीशन ऑफ आई एक्स आई एन आई। सो ये एक्स आई अप्रोच करेगा इनफाइनाइट को, जब ये डेल एम अप्रोच करेगा ज़ीरो को। सो ये लिमिट और ये जो समीशन है ये कन्वर्ट हो जाएगा एक इंटीग्रल में। सो एक्स सी एम मेरे पास आ जाएगा 1/m, ये पूरा का पार्ट इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा एक्स डी एम, ये डेल्टा एम था ये डी एम में आ जाएगा। स्मॉल मैस एलिमेंट हमने लिया हुआ है। सिमिलरली वाई सी भी हम निकाल सकते हैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जेड सी भी निकाल सकते हैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सो जो पोजीशन वेक्टर आर सी एम है सेंटर ऑफ मैस का, वो भी हम लिख सकते हैं बाय डिफाइनिंग सम पोजीशन आर। सो ये आर सी एम है अगर मेरे पास कोई कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हमारे पास अगर पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट है तो उसका मैस सेंटर ऑफ मैस उसी पॉइंट पर होगा। अगर कोई लाइन है तो सेंटर ऑफ मैस उसी लाइन पे कहीं लाई कर रहे होगा। अगर मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है कि कोई पर्टिकुलर प्लेन बनता है तो सेंटर ऑफ मैस डेफिनेटली उस प्लेन पर ही लाई करेगा, उससे आगे पीछे कहीं लाई नहीं करेगा। सो इफ़ एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ सिमेट्री पॉइंट लाइन और प्लेन, द सेंटर ऑफ मैस मस्ट लाई ऑन दैट पॉइंट, ऑन दैट लाइन और ऑन दैट प्लेन। सो हम पहले भी ये बता चुके हैं, नो पार्टिकल नीड टू बी एट सेंटर ऑफ मैस। जैसे डोनट की मैंने एग्जांपल दी, तो डोनट लाजमी नहीं है सेंटर ऑफ मैस पे पार्टिकल हो, सेंटर ऑफ मैस पार्टिकल के अलावा भी हो सकता है, वो सिमेट्री डिफाइन करती है उस चीज़ को। सो हम यूजुअली जो सेंटर ऑफ मैस को या मैस डिस्ट्रीब्यूशन को जो लिखते हैं, जो एक्सप्रेस करते हैं, वो इन टर्म्स ऑफ लोकल डेंसिटी एक्सप्रेस करते हैं। मुझे पता है डेंसिटी बराबर होती है मैस और वॉल्यूम के। सो डी एम को मैं लिख सकता हूँ, सो डेंसिटी डेफिनेटली बराबर हो जाएगी डी एम ओवर डी वी के। सो मैं डी एम की जगह एम और डी वी लिखता हूँ। सो एम डी एम की जगह मैं एम डी वी लिख लूँगा। आर सी एम आ जाएगा 1/m, आर मैस की जगह रो डी वी आ जाएगा। ये बेसिकली वॉल्यूम एलिमेंट है। अगर मैं कंपोनेंट की फॉर्म में लिखूँ तो 1/m टाइम्स एक्स रो डी वी, वाई 1/m वाई रो डी वी, जेड सी 1/m इंटीग्रल जेड रो डी डेल वी। सो ये एक जनरल रिजल्ट है। अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगी,
अगर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रल के अंदर आएगी। बाकी जो भी मेरे पास इरेगुलर शेप है डेल वी की, उस रेस्पेक्ट से उसको इंटीग्रेट कर लूँगा। ये बेसिकली ये कह रहा है दिस रिजल्ट इज द जनरल रिजल्ट इवन इफ दिस मीन्स डेंसिटी XYZ वेरीज थ्रू आउट द वॉल्यूम। इफ रो इज़ कांस्टेंट देन CM इज़ ऑफन इजीली ऑपरेटेड बाय द सिमेट्री। अगर ये कांस्टेंट है तो सिमेट्री से हम आराम से सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो वॉल्यूम एलिमेंट है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड को। अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, अगर मैं किसी और कोऑर्डिनेट में हूँ, स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल, तो उसके रेस्पेक्ट से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। मीन्स वॉल्यूम एलिमेंट मैं स्फेरिकल में भी ले सकता हूँ और सिलेंड्रिकल में भी ले सकता हूँ। आज का लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू।